गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 लेसन नाम है उपन्यास, समाज और इतिहास। उपन्यास, समाज और इतिहास का पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, इसमें कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और कुछ अति लघु उत्तरीय। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 है ये इसका, और इसी चैप्टर से जो इतिहास हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी फिनिश। ठीक है, चैप्टर 6 ही है इतिहास में, जो चैप्टर थे और लेकिन वो हट गए हैं अब, तो जो चैप्टर हमारे बचे हैं वो 6 बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 1 को। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे समाज विज्ञान का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर ये हमारा 6 है। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। क्या है इसकी व्याख्या? लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 3 पार्टों में बटा हुआ है और 3 पार्टों से मिलकर ये बनाया गया है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला जो है टॉपिक, उसके बारे में बताना है कि पहला टॉपिक में क्या कहा गया है। पहला टॉपिक में कहा गया है कि ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से, ठीक है, ब्रिटेन में सामाजिक बदलाव आया, ठीक है, से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है कैसे इजाफा हुआ है। तो देख लीजिए, 18वीं सदी थी उस समय, और ब्रिटेन में निम्नलिखित बदलाव भी हुए, जिसमें महिला पाठिकाओं की भी संख्या बढ़ी। ठीक है, वृद्धि हुई महिला पाठिकाओं की संख्या में। ब्रिटेन के मध्य वर्गों में और अधिक संपन्नता बढ़ी। परिणाम स्वरूप महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने का अवकाश भी मिला। नंबर 2 पे हम चलेंगे, तो उपन्यासों में महिलाओं की समस्याओं, अनुभवों को उजागर किया गया। ठीक है, उन जो उपन्यास से उनमें महिलाओं की क्या किया गया, समस्याओं को उजागर किया गया। इससे महिला पाठकों की उपन्यास में रुचि बढ़ी। बहुत से उपन्यास घरेलू जीवन पर केंद्रित थे। इन्हें पढ़कर महिलाओं को अपने अधिकार के लिए बोलने का अवसर मिल सकता था। जेन ऑस्टिन एक लेखक थे, बहुत ही अच्छे लेखक थे ये माने जाते थे, जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन जैसे कुछ लेखकों में ऐसे उपन्यास लिखे, जेन ऑस्टिन जैसे कुछ लेखक थे जिन्होंने ऐसे उपन्यास लिखे जिनमें महिलाओं को धनी पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए उत्साहित किया जाता था, ताकि वे अपार धन संपत्ति की मालकिन बन सके। ऐसे उपन्यास महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। ठीक है, तो ये जेन ऑस्टिन ने ऐसे उपन्यासों को लिखा, उसमें दिखाया कि धनी पुरुषों के साथ विवाह करने पर क्या होता है, वो अपार धन संपत्ति की मालकिन बन जाती हैं। तो ऐसे उपन्यास महिलाओं को बहुत पसंद आए और ये महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गए। अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये तो इसका पार्ट 1 था। का नंबर था पार्ट खा देख लेते हैं। पार्ट खा में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पार्ट खा में पूछा गया है कि रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो के वे कौन से कृत्य हैं जिनके कारण वह हमें ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देने लगता है। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो अपने निम्नलिखित कृत्यों के कारण, ठीक है, ये अपने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा। अपने निम्नलिखित कृत्यों के कारण हमें एक ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देने लगता है। उसने कुछ ऐसे काम किए, ठीक है, कृत्रिम काम होता है, कुछ ऐसे काम किए जिससे वो हमें क्या कर दिखाई देने लगता है, एक ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देने लगता है। पहला कार्य उसने किया, वह एक साइकिल यात्री होने के नाते और उसके साथ साथ एक व्यापारी भी था। वो साइकिल चलाता था और उसी के साथ क्या करता था, व्यापार भी करता था। वह एक देशी को मुक्त करवाकर उसे अपना दास बना लेता था। ठीक है, वो अगर किसी को मुक्त करवाता था तो उसको अपना क्या बना लेता था, दास बना लेता था। दूसरा, वह गैर गोरे, जो लोग गोरे नहीं होते थे,
तो वो गैर गोरे लोगों को बराबर का इंसान नहीं मानता था, वह उन्हें अपने ही हीन जीव मानता था। मतलब अपने से हीन जीव मानता था। जो लोग गोरे नहीं होते थे, ठीक है, उनको क्या करता था, वो हीन जीव मानता था। वो गैर गोरों को सभ्य तथा पूर्ण इंसान बनाना अपना कर्तव्य समझता था, ठीक है। वो गैर गोरे को क्या करना था, सभ्य बनाना चाहता था और पूर्ण इंसान बनाना अपना क्या समझता था, कर्तव्य भी समझता था। तो ये था रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, इसीलिए उसे हम लोग बोलते हैं ठेठ उपनिवेशकार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में बोला गया है कि 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, ठीक है। तो गरीब लोग काफी समय तक पुस्तकों अथवा उपन्यासों से दूर रहे। इसका कारण यह था कि उपन्यास काफी महंगे थे। उदाहरण के लिए हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स नामक उपन्यास, ठीक है, कौन सा उपन्यास, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स नामक उपन्यास 6 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रत्येक खंड का मूल 3 सीलिंग था, ठीक है। यह एक औसत मजदूर की सप्ताह भर की कमाई के बराबर था। परंतु 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना की गई। यह पुस्तकालय लोगों को थोड़े से किराए पर पुस्तकें उपलब्ध कराते थे। इसके अतिरिक्त तकनीकी सुधार से छपाई के खर्चे में कमी आई और उपन्यास क्या हो गए, सस्ते हो गए। फलस्वरूप गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, ठीक है। तो इस तरह से जब वो सस्ते हुए तो गरीबों को भी उपन्यास पढ़ने का अवसर मिला। अधिकतर उपन्यासों में वर्णित संसार उन्हें अपने जैसा ही लगा। इसके कारण उपन्यास पढ़ने में उनकी रुचि और अधिक क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये 1740 के बाद की घटना है कि 1740 के बाद जो गरीब लोग भी थे वो भी क्या करने लगे, उपन्यास पढ़ने लगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट क्या है जरा पढ़िए। इसमें बोला गया है कि औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। देखिए औपनिवेशिक भारत के जो उपन्यासकार थे वो वास्तव में ही एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है जो नीचे दिए गए हैं, जरा उनको पढ़ लेते हैं। वे तथ्य थे क्या, तो वे तथ्य थे वे अपने उपन्यासों में भारत के प्राचीन काल का गौरवमय चित्रण करते थे। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव का संचार हुआ। वे भाषा का एक साझा आधार तैयार करके लोगों में एकजुटता लाने का चाहते थे। क्या चाहते थे, एकजुटता लाना चाहते थे, मतलब एकता लाना चाहते थे। उन्होंने भारत के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग को यह सिखाने का प्रयास किया कि भारतीय और विदेशी जीवन शैली में किस प्रकार एक आदर्श तालमेल बिठाया जा सकता है। तो इतना काम इन्होंने किया, ठीक है। तो ये थे राजनीतिक उद्देश्य। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तकनीक और समाज में आए उन बदलावों के बारे में बतलाइए जिनके चलते 18वीं सदी के यूरोप में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले वृद्धि हुई थी महिला पाठकों की संख्या में, फिर हुई थी निर्धनों की संख्या में और तीसरी हुई थी किशोर पाठकों की संख्या में वृद्धि। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी के यूरोप में तकनीक और समाज में अनेक बदलाव आए। इसके परिणाम स्वरूप उपन्यासों की संख्या और उनके पाठकों में असाधारण वृद्धि भी हुई। वास्तव में समाज का प्रत्येक वर्ग जो पहले उपन्यास से नहीं जुड़ा था वो भी उपन्यासों में रुचि लेने लगा। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहला, महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि कैसे हुई, जब देखिए 18वीं सदी के ब्रिटेन में अनेक सामाजिक बदलाव आए जिनके कारण महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई। ब्रिटेन के जो मध्य वर्गों में
अधिक संपन्नता बढ़ी। परिणाम स्वरूप महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने का अवकाश मिला। दूसरा, उपन्यासों में महिलाओं की समस्याओं तथा अनुभवों को उजागर किया जाने लगा। इससे महिला पाठकों की उपन्यासों में रुचि बढ़ी। बहुत से उपन्यास घरेलू जीवन पर केंद्रित थे। इन्हें पढ़कर महिलाओं को अपने अधिकार के लिए बोलने का अवसर मिल सकता था। चौथा, जेन ऑस्टिन जैसे कुछ लेखकों ने कुछ ऐसे उपन्यास लिखे जिसमें महिलाओं को धनी पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए उत्साहित किया जाता था ताकि वे अपार धन संपत्ति की मालकिन बन सके। ऐसे उपन्यास महिलाओं के लिए क्या बन गए, विशेष आकर्षण का केंद्र बन गए। ये हम पीछे भी अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी की सेकेंड हेडिंग देख लेते हैं। तो देखिए, ये भी हमने अभी पढ़ा था, निर्धन पाठकों की संख्या में वृद्धि। गरीब लोग काफी समय तक पुस्तकों और उपन्यासों से दूर रहे। इसका कारण यह था कि उपन्यास काफी महंगे थे, वो खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन हेनरी जो फील्डिंग का एक पहला उपन्यास आया था जिसे टॉम जोन्स ने लिखा था और 6 खंडों में प्रकाशित था, उसका प्रत्येक खंड का जो मूल था वो 3 शिलिंग था। एक जो औसत मजदूर होता है, ठीक है, वो उसकी सप्ताह भर की मतलब एक सप्ताह की कमाई के बराबर था। इसलिए वो क्या करते थे, निर्धन थे और वो उपन्यास पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जब 1740 ईस्वी में किराए पर चलने लगे पुस्तकालय और थोड़े से किराए पर पुस्तकें दे दी जाती थी, जिससे जो निर्धन थे, ठीक है, तो वो भी पढ़ने लगे। और इसके बाद जो समय आया 1740 के बाद, तो कुछ तकनीकी सुधार हुए। छपाई का खर्चा जो हो गया वो सस्ता हो गया, मतलब छपाई में जो खर्च लगने लगा वो सस्ता हो गया और उपन्यास भी सस्ते हो गए। इसके फलस्वरूप जो गरीब लोग भी थे वो उपन्यास पढ़ने लगे। अधिकतर उपन्यासों में वर्णित संसार उन्हें अपने जैसा ही लगा। इसके कारण उपन्यास जो पढ़ने में उनकी रुचि थी और भी अधिक बढ़ गई। ठीक है, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा, किशोर पाठकों की संख्या में वृद्धि। किशोर पाठकों की संख्या में भी यहाँ पे वृद्धि हो गई। किशोरों के लिए उपन्यासों में एक नए प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया गया, बहुत ही शक्तिशाली और साहसी था। उसके विचार स्वतंत्र व दृढ़ थे। ऐसे उपन्यासों की घटनाएं जोश और साहसी कारनामों से भरी होती थी। इन उपन्यासों में अपनी ओर बड़ी संख्या में किशोरों को आकर्षित किया। वे स्वयं को इन कारनामों के नायक के रूप में देखने लगे। फलस्वरूप वे उपन्यासों के नियमित क्या बन गए, पाठक बन गए। तो इस तरह जो किशोर थे उनमें भी पाठकों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि उनमें रुचि बढ़ी और वो भी नियमित रूप से उपन्यास को पढ़ने लगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पहला है हमारा उड़िया उपन्यास। उड़िया उपन्यास के बारे में बताना है पूरा विस्तार से। तो देख लीजिए, बात करते हैं उड़िया उपन्यास की। तो देखिए, पहले उड़िया उपन्यास की बात करें तो पहला उड़िया उपन्यास रामशंकर राय का था। किसका था, रामशंकर राय ने इसे लिखा था और क्या था, सौदामिनी था। क्या था पहला उपन्यास, सौदामिनी। इस उपन्यास का, ठीक है, 1877 से 78 में धारावाहिक प्रकाशन आरंभ हुआ। ठीक है, परंतु यह उपन्यास पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद उड़िया भाषा में फकीर मोहन सेनापति ना 6 माड़ो 8 गूठो नामक उपन्यास लिखा। मोहन सेनापति ने, ठीक है, यहाँ पे ने लिख दीजिए, ने 6 माड़ो, ठीक है, और 8 गुंठो नामक उपन्यास 1902 ईस्वी में लिखा। इसका शाब्दिक अर्थ है 6 एकड़ और 32 गट्ठे जमीन। इस उपन्यास ने एक नई धारा को जन्म दिया जिसका संबंध नई धारा का विचार जन्म दिया जिसका संबंध जमीन तथा उस पर अधिकार के प्रश्न से था। उस उपन्यास में रामचंद्र मंगलराज, ठीक है, कौन थे, रामचंद्र मंगलराज नामक व्यक्ति की एक कहानी दी गई है। वह एक जमींदार के मैनेजर की नौकरी करता है। वह मैनेजर आलसी और शराबी है।
ठीक है। वो मैनेजर कैसा था? आलसी था और कैसा था? शराबी था और अपने मालिक को ठगता था। वह एक निसंतान बुनकर दंपति भगिया और सरिया की उपजाऊ जमीन को हथियाने की ताक में भी रहता है, परंतु भंगराज इस दंपति को ऋण देकर क्या देता है? दबा लेता है ताकि उनकी जमीन उसे मिल जाए। यह उपन्यास बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रभावशाली सिद्ध हुआ। इसने यह सिद्ध कर दिया कि उपन्यास के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं को भी गहरी सोच का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसीलिए ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा और ये था उड़िया उपन्यास। चलिए सेकेंड पर टिप्पणी देख लेते हैं। तो ये था सेकेंड पर टिप्पणी देना है, जेन ऑस्टिन द्वारा जो औरतों का चित्रण किया गया था उसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, जेन ऑस्टिन एक लेखक थे जिन्होंने औरतों पर उपन्यास लिखा था। उपन्यास में औरतों के बारे में लिखा था। तो जेन ऑस्टिन ने औरतों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। वो महिलाओं को धन संपत्ति वाले वर ढूंढकर उनसे अच्छी शादी करने के लिए उत्साहित करती है। इसलिए उनके उपन्यासों में औरतें हमेशा अच्छी शादी और पैसे की ताक में रहती हैं। यह बात उनके उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक, में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस उपन्यास की पहली पंक्ति में ही स्त्रियों को कोई मालदार व्यक्ति ढूंढकर उससे शादी करने के लिए प्रेरित किया गया है। वास्तव में 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की यही विशेषता थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और उसी का अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है। तो थर्ड पार्ट के बारे में हमें टिप्पणी किस में लिखनी है? तो ये हमने टिप्पणी लिखनी है परीक्षा गुरु में। ठीक है, उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई मध्य वर्ग की तस्वीर, मतलब परीक्षा गुरु के बारे में टिप्पणी लिखनी है और बताना ये कैसा था। तो देखिए, जो परीक्षा गुरु हमारा उपन्यास था, तो इस उपन्यास में नवनिर्मित मध्य वर्ग का चित्रण किया गया है। उपन्यास के चरित्रों को औपनिवेशिक शासन के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई पेश आ रही है। वे अपने सांस्कृतिक अस्तित्व के बारे में चिंतित थे। उपन्यास का लेखक आशा करता है कि धनी परिवारों के युवा बुरी संगत से बचे और विवेकवान बने। उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा पर चलते हुए सम्मान और गरिमा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तत्कालीन मध्य वर्ग की एक और अन्य विशेषता थी आधुनिकता। इस उद्देश्य से मध्य वर्ग के लोग कृषि की नई तकनीक अपना रहे थे और अपने व्यापार कर्म को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये थी कुछ मुख्य पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हमारा क्या होता है यहाँ पे इन होता है। चलते हैं अगले। तो देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया है। अब यहाँ से हमारे कुछ स्टार्ट हो रहे हैं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कुछ दीर्घ होंगे और लघु उत्तरीय होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपन्यास बहुत सारी संस्कृतियों को एक साथ मिलाता है, इसके बारे में स्पष्टीकरण करना है। कैसे जो उपन्यास होता है वो बहुत सारी संस्कृतियों को एक साथ मिलाता है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे बात करें तो उपन्यास कैसे मिलाता है। तो देखिए, उपन्यास में सबसे पहला कारण तो ये है कि उपन्यासों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपन्यासों में क्या किया जाता है? जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, उपन्यासों में अलग अलग बोलियों से निकटता बनाकर एक राष्ट्र के विविध समुदायों की दुनिया का निर्माण किया गया। तीसरा, उपन्यासों में भाषा की अलग अलग शैलियों से भी सामग्री ली गई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपन्यासों ने किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। तो देख लीजिए, उपन्यासों ने किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पहला, आनंद मठ और अंगुरिया विनिमय ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। बंगाल में
कई उपन्यास मराठों और राजपूतों पर लिखे गए, जिससे अखिल भारतीयता का विकास हुआ। नंबर 3, साहस और गौरवशाली अतीत के आह्वान से, ठीक है, आह्वान से युवा पीढ़ी में देशभक्ति का प्रसार भी हुआ। तो इस प्रकार से उपन्यासों ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रेरित किया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला गया है कि उपन्यास किस प्रकार औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए उपन्यास किस प्रकार औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करते हैं। देखिए डैनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसी का नायक साहसिक यात्री होने के साथ साथ व्यापारी भी था। ठीक है, डैनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसी जो क्रूसी का नायक था वो साहसिक यात्री होने के साथ साथ क्या था, व्यापारी था। इसमें गैर गोरे लोगों को बराबर का इंसान नहीं माना गया। ठीक है, और जोसेफ कॉनरैड ने अपने उपन्यासों में औपनिवेशिक गुलामी के काले पक्ष को उजागर किया है। इसलिए उपन्यास